नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, प्राचीन भारत के महाजनपद। नमस्कार। हाँ, ये भारतीय इतिहास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दौर है। हमारे पास एक सूची है जिसमें 16 महाजनपदों का जिक्र है, उनके शासक, राजधानियां और वो आज कहाँ पड़ते हैं, ये सब। हम्म। तो आज का हमारा मकसद है कि इस सूची को थोड़ा जीवंत करें। मतलब सिर्फ नाम ना देखें, बल्कि समझें कि ये राज्य कैसे थे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास। बिल्कुल। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस समय के शक्ति केंद्र थे। एक तरह से ये वो नींव है जिस पर बाद में बड़े साम्राज्य बने। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ये कैसे उभरे होंगे, इनका क्या महत्व था, ये जानना वाकई उत्सुकता जगाता है। सही बात है। ये वो समय था जब आप कह सकते हैं छोटे कबीलाई इलाके बड़े संगठित राज्यों में बदल रहे थे। शहरीकरण बढ़ रहा था, राज्य बन रहे थे। और इनका फैलाव भी काफी था ना, मतलब सिर्फ उत्तर भारत नहीं। नहीं नहीं, जैसा स्रोत सूची में दिखता है, पश्चिम में आज के पाकिस्तान से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक इनका जिक्र मिलता है। ये बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते थे। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सूची में पहला नाम है अंग। हाँ, अंग। स्रोत कहता है शासक थे बृहद्रथ, राजधानी चंपा, आज का भागलपुर मुंगेर बिहार वाला इलाका, मतलब पूर्वी भारत में। हाँ, पूर्वी भारत का एक अहम महाजनपद। और अंग के पड़ोस में ही था मगध। मगध, इसका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। स्रोत में बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों का नाम है। ये दोनों ही बहुत महत्वाकांक्षी थे, विस्तार चाहते थे। राजधानी पहले गिरिव्रज या राजगृह थी, आज के पटना गया के पास। तो मगध इतना शक्तिशाली क्यों बना, क्या कुछ खास वजह थी? कई वजहें थीं। एक तो गंगा के मैदान में इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, जमीन उपजाऊ थी, नदियां थीं व्यापार के लिए, और शायद लोहे जैसे संसाधन भी आसानी से मिलते थे। अच्छा, आपने विस्तार की बात की और अगला नाम सूची में काशी का है। हाँ, काशी। स्रोत कहता है कि इसे अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। राजधानी वाराणसी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि मगध कैसे अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। काशी खुद भी उस समय एक मजबूत राज्य था। तो ये विलय क्या आसानी से हुआ होगा या लड़ाई हुई होगी? स्रोत में तो इसका ब्यौरा नहीं है, पर इतिहास में ऐसे विलय अक्सर संघर्ष से ही होते थे। ये उस दौर के राजनीतिक उठापटक को दिखाता है। काशी के पास ही वत्स का जिक्र है। शासक उद्यन, राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास। हाँ, वत्स, ये भी गंगा घाटी का ही हिस्सा था, काशी और मगध के नजदीक। लगता है गंगा का मैदान ही उस समय सत्ता का असली केंद्र था। निश्चित रूप से। ज्यादातर बड़े महाजनपद वहीं थे। उपजाऊ जमीन, व्यापार के रास्ते, सब कुछ था वहां। अगला नाम है वज्जी। यहाँ शासक का नाम नहीं, लिच्छवी वंश लिखा है। राजधानी वैशाली, उत्तरी बिहार में। ये दिलचस्प है। वंश या कुल का जिक्र ये इशारा करता है कि शायद ये एक राजतंत्र नहीं था। तो फिर क्या था? संभवतः एक गण राज्य या संघ, जिसे गण या संघ कहते थे। मतलब शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं, बल्कि कई कुलों के प्रमुख मिलकर करते थे। वैशाली लिच्छवियों का गढ़ था। वाह, यानी एक ही समय में राजतंत्र भी थे और गणराज्य भी। हाँ, बिल्कुल। ये उस समय की राजनीतिक विविधता को दर्शाता है। ऐसा नहीं था कि सब जगह एक ही सिस्टम था। बहुत खूब। चलिए अब थोड़ा मध्य और उत्तर की ओर चलते हैं। कोसल। हाँ, कोसल। शासक प्रसेनजित, राजधानी श्रावस्ती या साकेत, मतलब आज का अवध क्षेत्र। कोसल भी काफी बड़ा राज्य था शायद। हाँ, कोसल भी एक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध के साथ इनके रिश्ते बदलते रहते थे, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी। प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन भी थे। अच्छा। फिर है मल्ल। शासक भास्कर, राजधानी पावा या कुशीनारा। ये जगह तो बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कुशीनारा में ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। स्रोत हमें बस बेसिक जानकारी दे रहा है। शासक, राजधानी, स्थान, आज का फाजिल नगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला है पांचाल। यहाँ शासक के आगे कोसल लिखा है, साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये थोड़ी अस्पष्टता दिखाता है। हो सकता है कोसल के अधीन रहा हो, या कोई गहरा संबंध हो, या शायद स्रोत में ही जानकारी पक्की न हो। दिलचस्प बात यह है कि इसकी 2 राजधानियां थीं, अहिछत्र और काम्पिल्य। हाँ, ऐसा कई बार होता था।
शायद राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के लिए अलग-अलग प्रशासनिक केंद्र। इसका इलाका आज के रुहेलखंड में पड़ता था। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। फिर चेदी महाजनपद। शासक का नाम यहाँ भी थोड़ा अनिश्चित है। उपचार। हाँ, कभी-कभी स्रोतों में नाम को लेकर थोड़ी भिन्नता मिलती है। राजधानी शक्तिमती या शौथीवती, और जगह बुंदेलखंड और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ये तो मध्य भारत में हो गया। हाँ, ये मध्य भारत और पश्चिम को जोड़ने वाली कड़ी जैसा लगता है। अब आते हैं कुरु महाजनपद पर। शासक कोरवे, राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। ये नाम तो महाभारत से सीधे जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, और स्रोत इसका स्थान बताता है आज की दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास। तो ये दिखाता है कि कैसे पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक जगहों में एक संबंध हो सकता है। पश्चिम की ओर चले तो मत्स्य महाजनपद, शासक विराट, राजधानी विराटनगर। विराटनगर। स्थान आज का जयपुर, भरतपुर, अलवर। ये राजस्थान केंद्रित था स्पष्ट रूप से। और फिर शूरसेन महाजनपद, मथुरा क्षेत्र में। ब्रजमंडल, शासक अवंतीपुत्र, राजधानी मथुरा। मथुरा तो हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से। अवंतीपुत्र नाम शायद अवंती के साथ किसी तरह के राजनीतिक संबंध का संकेत हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। अब अवंती की ही बात कर लेते हैं। पश्चिम मध्य भारत में। हाँ, अवंती। शासक चंड प्रद्योत, ये भी बहुत शक्तिशाली शासक माने जाते थे। यहाँ भी दो राजधानियां, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। उज्जैन और महिष्मती दोनों ही ऐतिहासिक नगर हैं। स्थान दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश। ये दो राजधानियों का क्या कारण हो सकता है? स्रोत तो नहीं बताता, पर सोचने वाली बात है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। शायद राज्य का आकार बड़ा था, या फिर मौसम के अनुसार राजधानियां बदलती हों। कई संभावनाएं हैं। अब थोड़ा और पश्चिम उत्तर की ओर चलते हैं, जो आज के भारत से बाहर है। गांधार। गांधार, शासक चंद्रवर्मन, सुदक्षिण, राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला, ये सिर्फ राजधानी नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत खुद इसे शिक्षा के केंद्र के रूप में बताता है। तक्षशिला प्राचीन विश्व का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। कहाँ स्थित था ये? कश्मीर और उत्तरी पाकिस्तान का इलाका। ये जगह भारतीय, मध्य एशियाई और यूनानी संस्कृतियों के मिलन बिंदु पर थी। सोचिए कैसा माहौल रहा होगा वहाँ, विचारों का आदान प्रदान। अद्भुत। गांधार के पास ही कंबोज का जिक्र है। हाँ, कंबोज। शासक चंद्रवर्धन, राजधानी हाटक या राजपुर। स्थान राजौरी और हजारा क्षेत्र, पाकिस्तान। तो ये भी पूरी तरह से पश्चिम उत्तर में स्थित था। हाँ, इन दूर के महाजनपदों का बाकी राज्यों से कैसा रिश्ता था, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। और आखिर में सूची हमें सबसे दक्षिण में ले जाती है। अश्मक। अश्मक, शासक अरुण, राजधानी पोटली या पोतन। इलाका नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच, यानी दक्कन के पठार पर। हाँ, ये जानना जरूरी है। जब ज्यादातर महाजनपद उत्तर या मध्य भारत में थे, अश्मक दक्षिण में इस व्यवस्था का हिस्सा था। तो ये दिखाता है कि राज्य बनने की प्रक्रिया सिर्फ उत्तर तक ही सीमित नहीं थी। बिल्कुल, ये धीरे धीरे दक्षिण की ओर भी फैल रही थी। तो इस पूरी सूची को देखने के बाद एक बड़ी तस्वीर उभरती है। बहुत विविधता है। हाँ, है तो। एक तरफ मगध जैसे शक्तिशाली राजतंत्र हैं, दूसरी तरफ वज्जी जैसे गणराज्य या संघ। भूगोल भी कितना अलग अलग है, पाकिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक। और गंगा का मैदान तो जैसे इनका केंद्र ही था। सलका, इस स्रोत सूची से कुछ खास बातें साफ होती हैं। पहली कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक शक्ति बड़े राज्यों यानी महाजनपदों में जमा हो रही थी। छोटे इलाके बड़े राज्यों में मिल रहे थे। एकीकरण की शुरुआत। हाँ। दूसरी बात, गंगा घाटी का जबरदस्त महत्व। मगध, काशी, वत्स, कोसल, अंग, वज्जी, मल, पांचाल, ज्यादातर बड़े नाम यहीं से हैं। ये इलाका आर्थिक और सामरिक रूप से बहुत ताकतवर था। सही। तीसरी, हमें बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित, चंडप्रद्योत जैसे प्रभावशाली शासकों के नाम मिलते हैं। ये वो लोग थे जो उस दौर की राजनीति को चला रहे थे। और चौथा, तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों का होना। ये उस युग की बौद्धिक उन्नति को दिखाता है। और पांचवा, ये सूची पुराने नामों को आज के नक्शे से जोड़ने में मदद करती है। इतिहास थोड़ा पास आ जाता है। हाँ बिल्कुल। ये हमें स्थानों की निरंतरता का एहसास कराता है। लेकिन ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है, इन राज्यों के आपसी संबंध कैसे थे? क्या सिर्फ लड़ाइयां ही थीं, या व्यापार, संस्कृति, विचारों का लेन देन भी होता था?
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत हमें बस एक ढांचा देता है, असली कहानी तो इनके आपसी रिश्तों में है, इनके गठबंधनों में, इनके संघर्षों में। जैसे काशी का मगध में मिलना। हाँ, वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक प्रवृत्ति दिखाती थी, बड़े और शक्तिशाली राज्यों का उभरना और कमजोर का उनमें समा जाना। तो कुल मिलाकर आज हमने इस स्रोत सूची के जरिए उन 16 महाजनपदों की दुनिया में झांका, उनके शासक, राजधानियां, स्थान और कुछ खास बातें जैसे गणराज्य या शिक्षा के केंद्र। ये जानकारी हमें भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ की झलक देती है जहां से भविष्य के विशाल साम्राज्यों का रास्ता खुला। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये स्रोत हमें बताता है कि ये राज्य थे, पर सोचिए इनके बनने बिगड़ने ने, इनके आपसी संघर्षों ने, जैसे काशी का मगध में विलय, इसने भारत के इतिहास को कैसे शेक दिया होगा। इसी सबसे तो मौर्य साम्राज्य का रास्ता बना। पर सोचिए अगर इतिहास थोड़ा अलग होता, अगर मगध की जगह कोई और, मान लीजिए पश्चिम में अवंती या उत्तर में कोसल सबसे ताकतवर बनकर उभरता, तो क्या होता? हाँ, तो क्या भारत का राजनीतिक नक्शा, उसका इतिहास कुछ अलग होता? ये सवाल हमें स्रोत के तथ्यों से आगे ले जाते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।